नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनामा के द्वारा संचालित इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F11, जिसमें आप सभी को पढ़ना है कला समेकित शिक्षा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन। और आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन के अंतर्गत आपके इकाई 1 में यानी कि यूनिट 1 में आप सभी को पढ़ना है समकालीन क्षेत्रीय कलाओं, कलाकारों एवं कारीगरों से परिचय। यानी कि हमें कंटेम्प्रेरी रीजनल फोक आर्ट के बारे में पढ़ना है। और फोक आर्ट के अंतर्गत जितने भी कलाकार हैं उन कलाकारों के बारे में भी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, आप सभी को बात करेंगे। फिलहाल आज के क्लास में हम चर्चा करते हैं आपके समकालीन क्षेत्रीय कला के बारे में, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कंटेम्प्रेरी रीजनल फोक आर्ट। आप चाहे तो हेडिंग लिख लीजिए, अंग्रेजी में लिखेंगे, जैसे कि हमने लिख दिया पर कंटेम्प्रेरी रीजनल फोक आर्ट। लोक कला को जो है अंग्रेजी में फोक बोला जाता है, सब याद रखेंगे, फोक आर्ट, ठीक है ना। और हिंदी में इसे कहेंगे लोक कला। तो लोक कला चूंकि होती है जो मतलब वो क्या कहते हैं, क्षेत्रीय विशेष से होती है। क्षेत्र विशेष में बनाई जाने वाली कला को या निर्मित की जाने वाली कला को हम लोग लोक कला कहते हैं, क्षेत्रीय लोक कला कहते हैं। यहाँ बात हो रही है समकालीन यानी कि कंटेम्प्रेरी। समकालीन यानी कि अभी वर्तमान में जो कला हमारे समक्ष वर्तमान में भी मौजूद है, उसे हम लोग समकालीन कला के अंतर्गत रखते हैं। समकालीन कला के अंतर्गत आपके कला भी आते हैं, कलाकार भी आते हैं, और समकालीन जो क्षेत्रीय कला हैं फोक आर्ट भी आता है। तो आप सभी ने हेडिंग दे दिया होगा। इसमें आप यदि आपके परीक्षा में प्रश्न आता है लोक कला के बारे में, समकालीन लोक कला के बारे में, तो सबसे पहले आप इसे परिभाषित करते हुए लिखेंगे कि क्षेत्रीय कला को हम लोग लोक कला के नाम से भी संबोधित करते हैं। देखिए कई बार होता है जो लेकिन आपको रीजनल आर्ट दे देगा, ठीक है ना, कहेगा कि क्षेत्रीय कला के बारे में परिभाषित किया। जैसे यदि आपका हम सिलेबस की बात करें तो आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है समकालीन क्षेत्रीय कला, तो इसे आप याद रखेंगे कि समकालीन क्षेत्रीय कला को ही हम लोग लोक कला के नाम से भी संबोधित करते हैं, यानी कि अंग्रेजी में इसे फोक आर्ट के नाम से भी संबोधित करते हैं। लोक कला का अर्थ होता है देखना या फिर अवलोकन करना। देखिए दोनों अंतर आप देखिएगा तो अंतर है इसमें। एक होता है देखना, एक होता है अवलोकन करना। जैसे कि मेरे पास एक अभी पुस्तक है, मान लीजिए किताब मेरे पास है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसके पढ़ करके मान लीजिए इसको हम एक नज़र में इसे देख लेते हैं, यानी कि इसके अंदर क्या क्या सामग्री दी हुई है, ये होता है देखना। अवलोकन करना है कि इसे हम एक एक बारीकियों से देखेंगे, कैसे कि इस पर है ये बिहार की लोक कला पर निर्मित हुई है, जिसके अंतर्गत भोजपुरी चित्रकला के विशेष संदर्भ में एक एक पॉइंट को हम ध्यान देते हुए पढ़ते हुए हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो ये होता है देखना और अवलोकन करना। किसका अर्थ होता है? लोक कला का अर्थ होता है। देखिए एक लोक का अर्थ जो होता है संसार भी होता है। जब हम लोक की बात करते हैं तो लोक शब्द का अर्थ क्या होता है? संसार भी होता है, यानी कि वर्ल्ड भी होता है। तो हम कहते हैं कि हम सभी क्या कहते हैं, इसी लोक में यानी कि इसी संसार में आँख खोलते हैं और यहीं आँख बंद भी करते हैं। यानी अर्थ ये हुआ कि हम इसी लोक में, इसी संसार में जन्म भी लेते हैं और मरते भी इसी संसार में हैं। और इस अवधि में मानव कई अनुभवों के आधार पर अपने जीवन का ताना बाना बुनता रहते हैं। यहाँ पर लोक का अर्थ सामान्य जीवन भी होता है। जब हम इस लोक की बात करते हैं, संसार जो होता है इसकी हम बात करेंगे तो इसका अर्थ होता है सामान्य जीवन से संबंधित होता है। यानी कि जो इस संसार में, इस लोक में जो आपका जीवन काल रहा, उस जीवन काल में जो आप अनुभव प्राप्त किए, यदि आप शिक्षक हैं तो विद्यार्थी को शिक्षित करने का काम करेंगे, पेशेवर कोई काम करते हैं तो उससे लोगों की भलाई करने का काम आप करेंगे। तो आप जो भी कार्य अपने जीवन काल में करते हैं वो आपका एक पूरा लोक हो जाता है, यानी कि पूरा आपका वो जीवन काल है। यहाँ पर हम इस लोक का अर्थ सामान्य जीवन से भी लिया जाता है, लेकिन हमको इस पर विशेष ध्यान नहीं देना है। जो हमारा टॉपिक आज का है यानी कि फोक आर्ट, लोक कला पर हम विशेष ध्यान देंगे।
जैसे मैंने कहा ही था आपको, लोक कला के लिए यानी कि क्षेत्रीय लोक कला के लिए अंग्रेजी शब्द फोक का प्रयोग किया जाता है। फोक जो है मनुष्य के हजारों विश्वासों, रीतियों, व्यवहारों, परंपराओं और संकल्पों से बनता है। जो आपका फोक शब्द है, जो यानी कि लोक कला है, इसका निर्माण कैसे होता है? जो हमारे मनुष्य के, हम सभी के जो विश्वास हैं, जो हमारे रीति रिवाज है, जो हमारे व्यवहार हैं, जो हमारी परंपरा रही है, उन सभी से मिलकर के लोक कला का निर्माण होता है। लोक चूँकि अनंत है, असीम है, और जहाँ तक हम सब की कल्पना भी नहीं पहुँच सकती, वहाँ तक इस लोक की सीमा भी मानी गई है। ये तो हो गई लोक की बात। यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें, डिफिनेशन की बात करें, आप सभी सोच रहे होंगे कि यदि परीक्षा में प्रश्न आ जाता है तो इसे हम लिखेंगे कैसे, ये जानना भी आप सभी के लिए जरूरी है। क्योंकि देखिए, एक चीज़ होता है समझना, हम चीज़ों को यदि समझ लेंगे तो बेहतर तरीके से उसे लिख भी सकते हैं। लेकिन बहुत ऐसे प्रशिक्षु होते हैं जिन्हें हूबहू चाहिए, यानी कि उन्हें ऐसा मटेरियल चाहिए ताकि वो परीक्षा में उसी तरह उसका अंकन कर सके। तो वैसे लोगों के लिए भी हम आज के क्लास में चर्चा कर लेते हैं। यदि आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है तो आप लिखेंगे उसमें कि पुस्तकीय ज्ञान से भिन्न, यानी जो ज्ञान पुस्तक से हमें मिलता है उस ज्ञान से भिन्न, यानी कि उस ज्ञान से अलग, व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित, सामान्य जन समुदाय की अनुभूति की अभिव्यक्ति ही लोक कला है। ये परिभाषा आसान है, सब याद रखेंगे, इसे आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं। आपको लिखना है कि पुस्तकीय ज्ञान से भिन्न, व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित, सामान्य जन समुदाय की अनुभूति की अभिव्यक्ति ही लोक कला है, जिसकी उत्पत्ति धार्मिक भावनाओं, अंधविश्वासों और भय निवारण, अलंकरण प्रवृत्ति और एवं जातिगत भावनाओं की रक्षा के विचार से हुई है। कोई आपसे ये भी प्रश्न करता है कि लोक कला की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो जब इसके हम निर्माण की बात करते हैं तो पता चलता है कि उसकी उत्पत्ति या इसका निर्माण धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर के किया गया है। लोक कला की बात यदि छोड़ दी, यदि हम कला की बात करें, जब हम कला का अध्ययन कर रहे थे तो कला में भी हम यही बात मालूम चलती है कि इसका निर्माण जो है धार्मिक भावनाओं से किया गया है। लेकिन लोक कला में कुछ और भी इसके कारण हैं, जैसे कि अंधविश्वास, भय निवारण, अलंकरण प्रवृत्ति, जातिगत भावना, इन सभी के विचार से ही लोक कला का निर्माण किया गया है। भारतीय लोक कला जो है वो जन सामान्य की कला है। जन सामान्य यानी कि वो प्रत्येक व्यक्तियों की कला है, हमारी कला है, आप सबकी कला है, यानी कोई भी व्यक्ति इसे जो है आसानी से निर्मित कर सकता है। इसके लिए हमें विशेष किसी भी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती है और ना ही किसी हमें विशेष ट्रेनिंग की। हम सामान्य से अध्ययन से, थोड़े से अभ्यास से ही हम लोक कला का बेहतर तरीके से निर्माण कर सकते हैं। लोक कला के बारे में कहा जाता है कि इसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि भारतीय ग्रामीण सभ्यता। भारतीय ग्रामीण सभ्यता या फिर आप शहरी सभ्यता भी कह सकते हैं। शहरी सभ्यता इसलिए कह सकते हैं क्योंकि भारत की जो पहली सभ्यता है, जिसे हम सभी इंडस वैली के नाम से जानते हैं, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं, जिसे कि एक शहरी सभ्यता माना गया है। ग्रामीण सभ्यता उसे नहीं माना गया है। शहरी इसलिए माना गया है कि जो वहाँ पर भवन का निर्माण हुआ है, जो वहाँ पर नगर निर्माण की जो योजना थी, वो हमारे आज के समय की जो नगर पालिका होती है उसमें जैसे भवनों का निर्माण किया जाता है, जैसे जल निकासी की व्यवस्था की जाती है, जैसे साफ सफाई की व्यवस्था रहती है, ठीक उसी प्रकार आज से हजारों साल पहले सिंधु घाटी की सभ्यता में भी हमें वो सभी देखने को प्राप्त होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय वो शहरी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता उसे हम नहीं कह सकते हैं। तो लोक कला का जो है उस समय से आप कह सकते हैं कि जन्म माना जा सकता है। लोक कलाकारों ने जो है लगभग प्रत्येक कालखंड में लोक कलाकृतियों का सृजन किया होगा, परंतु वे सभी आज उपलब्ध नहीं हैं। देखिए, चित्रकला जो होता है वो क्या होता है, हम कहीं ना कहीं दीवारों पर
मिट्टी के बर्तनों पर या पेपर पर, कागज़ पर निर्मित करते हैं, लेकिन समय के साथ, कालखंड के साथ वो सभी आकृतियाँ जो है धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है। तो हम भले ही हमें आज के समय में लोक कलाकृतियों का अंकन नहीं मिलता है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो लोक कलाकार थे वो प्रत्येक कालखंड में रहे होंगे। जितना भी कालखंड भारत में बीता, सब में लोक कलाकार थे और सबने ही लोक कलाकृतियों का निर्माण किया होगा। वो अलग बात है कि इस कालखंड के अनुसार समय व्यतीत होने के साथ वो हमें साक्ष्य के रूप में नहीं मिलते हैं। फिर भी यदि आप सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़े होंगे, उसके बारे में अध्ययन करते होंगे, तो जो वहाँ से मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं, उन बर्तनों पर भी हमें चित्रकारियाँ मिलती है। आप समझ सकते हैं कि उनकी रंग योजना कैसी थी, उनके कलर करने का वो तरीका कैसा था। उतने साल बीतने के बाद भी आज भी मिट्टी के बर्तनों पर की गई चित्रकारियाँ हमें सही सलामत प्राप्त होती है। उसके अलावा और हम आगे बढ़ते हैं तो जो आपका गुप्त काल का समय जो आता है भारत में, या उसके पहले जो मौर्य काल है, उन सभी में भी, मौर्य काल में तो हमें चित्रों का उदाहरण नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ पर हमें मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्राप्त होता है, जिसमें एक यक्षिणी की प्रतिमा है जो वर्तमान में आपके बिहार म्यूजियम जो कि पटना में है, वहाँ पर संग्रहित की गई है। उसके अलावा आगे जो गुप्त काल है, गुप्त काल में आप सभी जानते हैं कि अजंता गुफाओं का निर्माण किया गया। अजंता गुफा में जो भित्ति चित्रण बनाए गए हैं, यानी कि दीवारों पर जो आकृतियाँ बनाई गई है, आज भी जो है हमारे समक्ष देखने को प्राप्त होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लोक कलाकार थे वो प्रत्येक कालखंड में कलाकृतियों का निर्माण करते भी थे, और आज के समय में भी, आज के इस कंटेम्प्रेरी पीरियड में भी, मॉडर्न युग में भी ऐसी कलाकृतियों का निर्माण प्रत्येक लोक कलाकारों के द्वारा आज भी किया जा रहा है। इसमें आगे आप लिखेंगे कि भारत के हर प्रदेश में कला की अपनी एक विशेष शैली और पद्धति है, जिसे हम सभी लोक कला के नाम से जानते हैं और पुकारते हैं। यानी कि भारत के जितने भी राज्य हैं, या फिर एक राज्य में कई ऐसे जो काल हिस्से होते हैं, उसमें अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग एरिया में हमें अलग अलग लोक कलाएँ प्राप्त होती है। लोक कला जो है वो परंपरागत सौंदर्य, भाव और प्रामाणिकता के कारण भारतीय लोक कला की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बहुत ही प्रबल संभावनाएं हमें देखने को प्राप्त होती है। हम भारत के किसी भी कालखंड को ले लेते, मुंबई की बात करेंगे तो मुंबई में आपका वर्ली आर्ट है। आप कलकत्ता की तरफ बढ़ते हैं या उड़ीसा की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ पर आपको पट चित्र, पटुआ चित्र ये देखने को मिलते हैं। और हम अपने बिहार की बात करें तो बिहार में तो इतनी सारी लोक कलाएँ हैं कि जिनका अध्ययन का कार्य अभी भी नहीं हो पाया बढ़िया से। केवल हम एक मधुबनी चित्रकला को जानते हैं। जब हम बिहार की बात करते हैं, बिहार की लोक कला की बात करेंगे, तो जो भी ऐसे लोग हैं जो जिनको कला में रुचि है या कला के बारे में जानते हैं, वो बस यही कहते हैं कि बिहार में एक लोक कला है जिसे हम लोग मधुबनी चित्रकला के नाम से जानते हैं। लेकिन उन्हें ये ज्ञात होना चाहिए, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि बिहार में मधुबनी पेंटिंग के अलावा और भी लोक कलाएँ हैं जिनका अपना एक अमूल्य योगदान है। जिनकी यदि हम बात करें तो वो मंजूषा चित्रकला है, टिकुली चित्रकला, भोजपुरी चित्रकला, कई ऐसी लोक कलाएँ हैं जिन पर अभी भी शोध कार्य, रिसर्च होना बाकी है। इसी सिलसिले में जो है मैंने जब मैं पीएचडी के लिए आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का चयन किया था, तो उसमें मैंने अपने शोध का विषय जो है वो बिहार की लोक कला यानी कि भोजपुरी चित्रकला का ही चयन किया था। जैसे ये मेरा एक पेपर है जो कि जब भी आप रिसर्च करने जाएंगे, पीएचडी करेंगे, तो आपको एक जो आपका शोध का विषय होता है उस पर एक छोटी सी किताब तैयार करनी पड़ती है ताकि आप उसे वहाँ जज के सामने प्रस्तुत कर सकें। इसमें आप देख सकते हैं कि भोजपुरी चित्रकला के विशेष संदर्भ में जो बिहार की जो भोजपुरी चित्रकला है उसके बारे में हमने इसमें रिसर्च किया। जो भी जानकारियाँ मुझे उपलब्ध हो पाई उसका मैंने इसमें वर्णन किया। और इसके साथ ही साथ बिहार की जितनी भी लोक कला है, जैसे कि आपका मधुबनी चित्रकला, जादवपटिया लोक चित्रकला जो कि वनांचल क्षेत्र की कला है, वर्तमान में ये क्षेत्र जो अभी झारखंड में पड़ जाता है, लेकिन पहले ये बिहार की लोक कला थे।
उसके अलावा आपका है अनुच्छेद की मंजूषा चित्रकला, टिकुली चित्रकला और आपका जो है भोजपुरी चित्रकला। आप देख सकते हैं पेंटिंग ये जो है पिरिया लेखन है जो कि भोजपुरी शैली में बनाया गया है। एक और चित्र यहाँ पर है जिसे कोहबर चित्रकला कहा जाता है। इसका भी अंकन जो है भोजपुरी चित्रकला शैली में किया गया है। इस किताब का जो है PDF नोट्स फाइल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिससे कि आप डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं, ताकि बिहार की जितनी भी लोक कलाएँ हैं लगभग सभी का मैंने इसमें समावेश किया है और विशेष रूप से भोजपुरी चित्रकला पर अध्ययन करने का प्रयास किया गया। तो ये छोटा सा है, जब मेरा PhD कार्य शुरू हो जाएगा तो और बेहतर तरीके से पूरे अच्छे से रिसर्च करके शोध करके हम इस कार्य को संपन्न करेंगे। एक बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं जिनका नाम है शैलेंद्र नाथ सामंत। वो एक कला समालोचक भी हैं, आर्टिकल भी लिखते हैं। उन्होंने जो है लोक कला के बारे में कहा है, लोक कला को परिभाषित करते हुए कहते हैं वो कि लोक कला जन सामान्य विशेष करके ग्रामीण जनों की सामूहिक अनुभूति की अभिव्यक्ति है। उनके अनुसार जो है ये कृषकों की कला है, यानी कि जो किसान होते हैं जो खेती बाड़ी करते हैं उनकी कला वो मानते हैं। जब लोक कला का आप अध्ययन करेंगे तो कुछ तत्व हमें प्राप्त होते हैं, कुछ एलिमेंट प्राप्त होते हैं। वो एलिमेंट कौन कौन है उसे भी आप लिख सकते हैं। आप हेडिंग देंगे कि लोक कला का अध्ययन करने पर निम्नलिखित तत्व प्राप्त होते हैं, और इसे आप जो है बिंदु वाइज लिखेंगे, आप पॉइंट वाइज आप लिखते चलेंगे ताकि बेहतर तरीके से आप नोट्स का भी निर्माण कर सकें। और ऐसे भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आज के क्लास का हम नोट्स का भी लिंक डाल दिया है, जिससे कि आज के क्लास का आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए पहले बिंदु में आपको लिखना है कि लोक कला परंपरागत होती है। परंपरागत यानी कि परंपरा के अनुसार लोक कला का निर्माण किया जाता है। जैसे कि यदि मेरे घर में यदि मेरी मम्मी या पापा लोक कला का निर्माण कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, मेरी बहन भी करेगी और मेरी आगे वाली पीढ़ी जो आएगी वो भी लोक कला का निर्माण करेगी। यानी आप कह सकते हैं कि परंपरा के अनुसार परंपरागत चलती रहती है। आप मधुबनी में चले जाएंगे तो मधुबनी प्रत्येक घर में मधुबनी चित्रकला का निर्माण किया जाता है। तो एक परंपरा के अनुसार दादी बहू को, बहू अपनी बेटी को, बेटी फिर अपनी बेटी को, ये परंपरा चलती रहती है। इसलिए हम कह सकते हैं पहले बिंदु में आप लिखेंगे कि लोक कला परंपरागत होती है। उसके बाद आप सेकेंड बिंदु में लिखेंगे, दूसरा में आपको लिखना है कि लोक कला जन साधारण के लिए शुभ और मंगलदायक होती है। देखिए ये एक धारणा है कि यदि हम लोक कला का निर्माण करेंगे, चित्रों का निर्माण करेंगे तो वो मेरे लिए शुभ होगा, मंगलदायक होगा। चलिए इसके बाद आप तीसरे बिंदु में लिखेंगे, थर्ड में आपको लिखना है कि लोक कला संपूर्ण रूप से ज्यामितीय और अलंकारिक होती है। अभी आप अपने स्क्रीन पर जो चित्र देख पा रहे हैं इसमें आप देखेंगे कैसे लोक कला को किससे ज्यामितीय शेप में कितने अलंकरण के साथ बेहतर तरीके से चित्रों का निर्माण किया गया है। यानी हम कह सकते हैं कि लोक कला जो है संपूर्ण रूप से ज्यामितीय एवं अलंकारिक होती है। इसके बाद आप चौथे बिंदु में आप लिखेंगे कि लोक कला में जो अभिप्राय एक बार प्रचलित हो जाता है वह कई वर्षों तक चलता रहता है। अभिप्राय का अर्थ होता है कि परंपरा, यानी कि हम लोक कला का निर्माण कर रहे हैं तो जो भी परंपरा, जो भी तरीका इसमें हम ईजाद कर लेते हैं वो जो है कई वर्षों तक लगातार चलता रहता है। तो आप कह सकते हैं कि लोक कला की किसी भी आकृति की कोई तिथि निश्चित करना संभव नहीं है। जैसे कि आप सभी को मैंने क्लास में जो प्रैक्टिकल करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि जब आप मधुबनी चित्र बनाएं तो आप क्या करेंगे, मधुबनी चित्र में आप विभिन्न रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। विभिन्न रंगों का प्रयोग करेंगे, डबल लाइनिंग का प्रयोग करना है, ब्लैक कलर से आउटलाइन करना है। ये क्या है, उसका एक कह सकते हैं कि तरीका है। जो हम चित्र जब बनाते हैं तो किस रूप में बनाएंगे उसके बारे में उसमें बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे चित्र देख पा रहे हैं, अगर ये एक मधुबनी चित्र है जिसमें आप देखेंगे कि पूरे संपूर्ण रंगों का प्रयोग करते हुए डबल लाइनिंग का यूज भी किया गया है और चित्रों का निर्माण किया गया है। उसी तरह यदि हम आपकी मंजूषा की बात करें
तो मंजूषा चित्र में आप देखेंगे, आपका मंजूषा चित्र है, आप देख पा रहा होगा। मंजूषा चित्र में 3 रंगों का ही यूज किया गया है, जैसे कि लाल, हरा और पीला। इन 3 रंग के अलावा बाकी किसी भी रंग का प्रयोग नहीं किया गया, यानी कि इसका ये कह सकते हैं कि बनाने का तरीका है। उसी तरह यदि हम टिकुली कला की बात करें, टिकुली कला में आप देखेंगे, आपको शायद दिख पा रहा होगा, टिकुली कला में जो है ब्लैक कलर से यानी काले रंग से बैकग्राउंड बनाया गया है, उसके बाद फिर मल्टी कलर से चित्रों का निर्माण किया गया है। तो ये तरीका होता है हर लोग, जितने भी लोक कलाएँ हैं, जितनी भी शैलियाँ हैं, सब में चित्र बनाने का, उस अंकन करने का विभिन्न रूपों से उसका निर्माण किया जाता है। यानी कि जो भी परंपरा एक बार उसमें विकसित हो जाती है वो लगातार चलती रहती है। तो कौन सी आकृति का निर्माण कब किया गया, इसकी तिथि निश्चित कर पाना संभव नहीं हो पाता है। इसके बाद लिखेंगे चौथे के बाद आप 5वें बिंदु में नंबर 5 में आपको लिखना है कि लोक कला के अंतर्गत रीति रिवाजों, परंपराओं, विभिन्न सामाजिक संस्कारों एवं धार्मिक विश्वासों का भी चित्रण किया जाता है। 5वां के बाद आपको 6ठे में लिखना है, नंबर 6 में आप लिखेंगे कि लोक कला प्राचीनता और आधुनिकता के बीच की एक कड़ी है। जो लोक कला होती है वो प्राचीन तरीके प्राचीन समय से लेकर अभी का जो आधुनिक समय है, उन दोनों के बीच की कड़ी है। कड़ी इसलिए माना गया है क्योंकि ये शुरू हुआ था उस समय से, यानी कि इंडस वैली से आप इसको शुरुआत मान सकते हैं। इंडस वैली से लेकर अभी वर्तमान तक, तो उस समय से शुरुआत हुआ और अभी भी चल रहा है। तो यानी कि उस समय की जो परंपराएं थी, जो अनुकरण करने की शैली थी, आज भी चित्रकार वैसे ही रूपों में चित्रों का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए कहा गया है कि लोक कला क्या है, प्राचीनता और आधुनिकता के बीच की कड़ी है। तो चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आज हम जान रहे थे समकालीन क्षेत्रीय कला के बारे में। हम अगले वीडियो में जो है, जैसे कि आपका जो पाठ्यक्रम है इसमें दिया हुआ है कलाकारों एवं कारीगरों से परिचय, तो कुछ कलाकारों के ऊपर मैंने वीडियो पहले से अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ जा करके आप उन कलाकारों के बारे में पढ़ सकते हैं। और भी कलाकार हैं, उनके बारे में भी हम आगे आप सभी के बीच वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।